गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाइव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री की, और केमिस्ट्री में मैं टॉपिक रहा था IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो उसी टॉपिक को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं जहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपके पास में हर लेक्चर के नोटिफिकेशन आते रहें। ठीक है, तो बात करें थे हम नोमेनक्लेचर की। IUPAC ना, और जो चैप्टर चल रहा था अपना वो था हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन चल रहा था, और इसमें चल रहा था अपना नामकरण। ठीक है, तो एक तरफ हम क्या लिखते हैं, हम एक तरफ लिखते हैं सूत्र। क्या लिखने वाले हैं? सूत्र लिखने वाले हैं। सूत्र के बाद में आपको जनरल नेम लिखना है, सामान्य नाम लिखना है, सामान्य नाम लिखना है। सामान्य नाम के बाद में आपको लिखना है IUPAC नाम लिखना है। ठीक है, तो ये अपना पॉइंट चला था। सबसे पहले हम सूत्र लिखते हैं, कल थोड़ी लिखे थे, और जो अगला एग्जाम्पल है वो अपना यूं है। हमने लिखा CH3, फिर क्या लिखा CH2CH3। हाँ जी, इसका जनरल नेम दीजिएगा। अगला एग्जाम्पल है CH3 और क्या लिखा CH3। हाँ जी, फिर नेक्स्ट है अपना CH3CHCl और Cl। हाँ जी, जो फर्स्ट वाला है उसका आपको क्या बताना है, जनरल नेम। और जनरल नेम में हम क्या करते थे, सबसे पहले जो एल्किल समूह उसका नाम लिखते थे, फिर हैलाइड का नाम लिखते थे। अब यहाँ पे जैसे मैं ये कर दूं CH2Cl, फिर इसका नामकरण देना है। हाँ जी, मैं यहाँ पे कहीं भी जोड़ सकता हूँ CH2Cl। और हाँ जी, अब बात करें जैसे इन हैलोजन यौगिकों का सामान्य नाम और हैलोजन यौगिकों का सामान्य नाम लिखते हैं, तो उनमें सबसे पहले एल्किल समूह का नाम लिखना है, फिर आपको हैलोजन का नाम लिखना है। जैसे बात करें सबसे पहले ये, इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, पोजीशन बन रही है आपकी आइसो, तो नाम क्या हो जाएगा इसका आइसोपेंटिल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। तो सामान्य नाम में सबसे पहले हाँ जी एल्किल समूह का नाम लिखते हैं। अब बात करते हैं जैसे इसकी। ठीक है, तो इसका नाम हाँ जी नियो है। ये कौन है? नियो। तो क्या लिखूं? नियो पेंटिल, 5 कार्बन बना रहे हैं, नियो पेंटिल क्लोराइड इसका नाम है। हाँ जी, जो इसका सेकंड नाम है वो है एमिल नाम से भी जाना जाता है। हाँ जी, एमिल पेंटिल क्लोराइड ये नाम हो जाएगा, या एमिल पेंटिल क्लोराइड नाम हो जाएगा। हाँ जी, इसकी बात करें, अब इसमें 2 हैलोजन हैं, वो एक ही कार्बन पे है और दोनों के दोनों क्या है? समान। तो इसका हमने नाम क्या बताया था, यदि 2 समान हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़ी हो तो उसका नाम होता है जेम। क्या नाम होगा? जेम। तो इसका नाम लिख लीजिएगा क्या? हाँ जी, नाम लिखा हमने क्या? जेम डाई क्लोराइड। वो जो जेम था उनका भी हमने सामान्य नाम क्या बताया था? हाँ जी, एल्किलिडीन। तो यहाँ पे एक एल्किल समूह कार्बन संख्या 2 है, तो एथिलीडीन क्या नाम हो जाएगा? एथिलीडीन क्लोराइड। हाँ जी, फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले IUPAC नाम की। हाँ जी, IUPAC नाम में देखते हैं तो सबसे पहले श्रृंखला का चयन करते हैं। श्रृंखला का चयन करने के बाद में हम गिनती करते हैं, और गिनती किस लिए करते हैं? हाँ जी, क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापित समूह पास में पढ़े और उधर से हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, जैसे हमने ये लॉन्ग चेन बनाई साहब। हाँ जी, अब 1 नंबर पे क्या रहा है? क्लोरीन आ रहा है, प्रतिस्थापित समूह 1 2 3 4। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1 क्लोरो 3 मेथिल कार्बन संख्या 4 ब्यूटेन, ये नाम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। हाँ जी, वही लॉन्ग चेन का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो 2
टू डाईमेथिल, हाँ जी डाईमेथिल, फिर क्या है प्रोपेन, ये इसका नाम हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट वाला है, हाँ जी इसका IUPAC नाम वही सबसे पहले लॉन्ग चेन का निर्माण करते हैं, काउंट 1 और 2, तो क्या नाम हो जाएगा, हाँ जी 1 डाईक्लोरो, 1 डाईक्लोरो इथेन, 1 डाईक्लोरो इथेन, ये इसका नाम हो जाएगा। तो एक बार स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ जी नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगले जो एग्जाम्पल है उनकी बात करते हैं। तो जो अगला एग्जाम्पल लिखा हमने यूं लिखा CH3CHCl CH2 और क्या लिखा Cl, हाँ जिसका जनरल नेम दीजिएगा। फिर हमने जो अगला लिखा है वो लिखा है क्या CH3, हाँ जी फिर क्या लिखा CH2, फिर क्या लिखा Br और क्या लिख दिया मैंने Br। जो अगला था वो लिखा हमने क्या CH2 डबल बॉन्ड CHCl। जो अगला था एग्जाम्पल वो लिखा हमने क्या, हाँ जी CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या लिखा Cl। हाँ जी इनके क्या देने हैं आपको, जनरल नेम बताना है, सामान्य नाम लिखना है इनका। तो सामान्य नाम से सबसे पहले एल्किल समूह का नाम लिखते थे, लेकिन यहाँ पे देखिएगा 2 क्लोरीन है, दोनों समान है, निकटवर्ती कार्बन पे जुड़ी हैं। तो हाँ जी इसको बोलते हैं क्या विष, क्या बोलते हैं विष डाई क्लोराइड, ठीक है, हाँ जी विष डाई क्लोराइड। और इसके अलावा इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपिलीन क्लोराइड, क्या नाम हो जाएगा प्रोपिलीन क्लोराइड, ये इसके 2 नाम हो गए हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ जी ये जेम है या विष है, आपसे पूछे ये जेम है या विष है, तो ये अपना जेम, क्योंकि 2 समान हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन से अटैच हैं, तो ये कौन सा जाएगा जेम। तो इसका नाम लिखिए क्या जेम डाई ब्रोमाइड इसका नाम हो जाएगा, ठीक है काउंट। हाँ जी फिर नेक्स्ट बात करते हैं, वो जो जेम है, जेम वाले का भी सामान्य नाम क्या था, हाँ जी एल्किलिडीन। अब यहाँ पे एल की समूह कितने आ रहे हैं कार्बन 3, तो क्या लिखेंगे प्रोपिलिडीन ब्रोमाइड, ये इसका नाम हो जाएगा जनरल नेम। हाँ जी अब इसकी बात करते हैं, तो ये तो वाइनिल और ये क्लोराइड, तो ये तो सिंपल था, क्या नाम लिखें इसका वाइनिल क्लोराइड, और हमने इससे क्वेश्चन भी किया था। फिर नेक्स्ट है ये है अपना एलिलिक और ये क्लोराइड, तो नाम क्या बन जाएगा, हाँ जी एलिलिक क्लोराइड, ये इसका नाम हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट है IUPAC नाम की, ठीक है, तो IUPAC नाम लिखते हैं इनका IUPAC नाम, हाँ जी। तो सबसे पहले जो पहले वाला है, ठीक है, इसका IUPAC नाम लिखे तो लॉन्ग चेन बना लीजिएगा ताकि आपके लिए आसान रहे, सही कर सके 2 और ये तीसरा कार्बन। तो क्या लिखेंगे आप, हाँ जी 1 2 डाइक्लोरोप्रोपेन, ये इसका नाम हो जाएगा। जो नेक्स्ट वाला है, हाँ जी वही लॉन्ग चेन का निर्माण, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये ब्रोमीन एक पे आ रहे तो 1 1, ठीक है, तो डाई ब्रोमोप्रोपेन, तो क्या लिखें 1 1 डाईब्रोमोप्रोपेन, ये इसका नाम हो जाएगा। हाँ जी फिर नेक्स्ट चलते हैं, हाँ ये लॉन्ग चेन काउंट किधर से करें 1 2, इस तरफ द्विबंध भी आ रहा है और प्रतिस्थापी भी आ रहा है, तो अधिकता हो गई, तो अधिकता की तरफ से हम क्या करते हैं काउंट करते हैं। तो क्या लिखेंगे आप इसका, हाँ जी 1 क्लोरोइथीन, हाँ जी ये नाम हो जाएगा। हाँ जी अब काउंट करेंगे 1 2 3, हाँ जी एक तरफ द्विबंध आ रहा है 1 नंबर पे और 1 नंबर पे क्या ना आपका
प्रतिस्थापित समारोह तो द्विबंध की तरफ से हम क्या करेंगे काउंट, क्योंकि द्विबंध को क्या देते हैं प्राथमिकता देते हैं। तो क्या लिखेंगे 3 क्लोरो प्रोपीन, ये इसका नाम हो जाएगा या प्रोप 1 इन नाम हो जाएगा। हाँ जी ले लीजिएगा एक बार स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं अगले एग्जाम्पल में। हाँ जी जो अगले एग्जाम्पल हैं वो हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल हैं। हाँ जी अगले जो हमने एग्जाम्पल लिखे हैं वो यूं लिख रहे हैं। हाँ जी सूत्र थे और यहाँ पे था सामान्य नाम ये चल रहा था, ठीक है। तो सूत्र हमने लिखा है यूं, ये लिखा हमने, इसका जनरल नेम देना है और आईपीसी नाम देना है। फिर नेक्स्ट लिखा हमने क्या, ये लिखा है। फिर नेक्स्ट जो अगला फॉर्मूला था वो लिखा है CS3, यहाँ पे लिखा हमने Cl। फिर जो अगला एग्जाम्पल है वो लिखा हमने क्या CS3, फिर क्या लिखा Cl। फिर जो अगला एग्जाम्पल था वो लिखा हमने क्या CS3 और Cl। हाँ जी अब इनके क्या बताने आपको, सामान्य नाम और IUPAC नाम बताने हैं। तो पहले एल्किल मतलब एरिल, तो एरिल हेलाइड, तो इसका नाम क्या हो गया एरिल हेलाइड, ये इसका जनरल नेम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले की बात करते हैं साहब, इसका जनरल नेम क्या हो जाएगा, तो इसका जनरल नेम और आईपीसी नाम दोनों ही सेम होंगे। क्या नाम है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट वाली बात करते हैं। अब देखो ये क्या दिख रहा है आपको टोलुइन, ये ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है तो क्या लिखेंगे ऑर्थो क्लोरो और इतना था क्या बच गया आपका टोलुइन, तो ऑर्थो क्लोरो टोलुइन नाम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, ये मेटा पे आ रहा है तो क्या लिखूं मेटा क्लोरो टोलुइन, ये नाम हो जाएगा। हाँ जी ये पेरा पे आ रहा है तो क्या लिखूं पेरा क्लोरो टोलुइन, ये नाम हो जाएगा। अब बात करते हैं IUPAC नामकरण की। हाँ जी तो IUPAC नामकरण में चले, जो फर्स्ट वाला है इसका नाम हो जाएगा हेलोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा हेलोबेंजीन, ये इसका नाम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ जी अभी हमने कहा हाँ जी इसका जो नाम है सामान्य और आईपीसी नाम वो सेम है। क्या नाम है क्लोरोबेंजीन, ये इसका नाम रहेगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ जी काउंट करेंगे 1 और 2, तो नाम क्या हो जाएगा 1 क्लोरोटोलिन और दूसरा नाम 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन, तो दोनों नाम लिख सकते हैं आप। क्या लिखा 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन, ये इसका नाम हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट वाला है काउंट करें 1 2 और 3, तो क्या नाम हो जाएगा 1 क्लोरो, हाँ जी 1 क्लोरो 3 मेथिल बेंजीन, ये इसका नाम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करें 4 क्लोरो, अगले वाले का नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन। हाँ जी ये इसके क्या हो गए नोमेनक्लेचर हो गए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम, हाँ जी और फॉर्मूले लिखते हैं। हाँ जी तो जो अगले फॉर्मूले थे, अब एक क्वेश्चन कीजिएगा। क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन था अपना क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसका सामान्य नाम और आईपीसी नाम बताएगा। हाँ जी और ये था अपना 170 लिखा जा रहा है
उसका आपको लिखना है आईपीसी नाम और सामान्य नाम लिखना है। CHCl3, हाँ जी ये है। इसका आपको देना है सामान्य नाम और IUPAC नाम आपको बताना है। हाँ जी, इसको पहचानेगा ये DDT है। कौन है? DDT है एक कीटनाशी दवाई है जो जैव अनिम्नीकृत होती है, अर्थात जीवाणु इसको अपघटित नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है, ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, हालांकि सरकार ने इस पे एक बैन लगा रखा है। तो इस DDT का क्या देना है, पूरा नाम देना है, अर्थात इसका सामान्य नाम लिखना है और लिखना आपको IUPAC नाम लिखना है। यदि इन क्लोरीन को आप चेंज करना चाहें तो U भी लिख सकते हैं आप, Cl और क्या लिख सकते हैं, Cl, एक ही बात है। ठीक है, तो अब इसका जो सामान्य नाम क्या है वह डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है, अब ये पेरा पोजीशन पे जुड़ रही है तो क्या लिख सकते हैं हम, पेरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन नाम है। ये होगा इसका सामान्य नाम, पेरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है, ये तो हो गया इसका क्या, सामान्य नाम हो गया है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, IUPAC नाम की। तो इसका जो IPC नाम है वो क्या होने वाला है देखिएगा। हाँ जी, सबसे पहले लॉन्ग चेन का निर्माण करेंगे आप, सो हमने कर दिया। हाँ जी, अब इधर देखें, यहां से काउंट करें तो 2 समूह है और यहां से करें तो कितने समूह, 3। तो अधिकता की तरफ से हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं, गिनती करते हैं, 1 और ये 2। अब दूसरी कंडीशन पे ये समूह जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, 2 ये 2 पे है, ये भी 2 पे है और ये भी 2 पे है, तो क्या लिखो 2। हाँ जी, अब देखो ये इधर से भी जुड़ रहा है और इधर से भी जुड़ रहा है, इसको 20 दे देता है, तो 2 हाँ जी 20 से। हाँ जी, अब इस समूह का नाम ब्रैकेट में लिख देते हैं। हाँ जी, तो गिनती करें 1 2 3 4, तो 4 क्लोरो और ये कौन है, फेनिल है, तो 4 क्लोरो फेनिल। हाँ जी, ये तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया है। ठीक है, अब ये 2 गए, 2 20, ये भी 2 पे है और ये कंपाउंड भी 2 पे है, इसका नाम हमने ब्रैकेट में लिख दिया है 4 क्लोरो फेनिल, 4 क्लोरो और ये फेनिल है। ठीक है, ये जुड़ रहे किससे, 2 से जुड़ रहे हैं। इसके बाद में अब आपको क्या लिखना है, 1 1 1, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन दोनों पहले स्थान पे आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे 1 1 1 ट्राइक्लोरो इथेन, ये इसका नाम हो जाएगा IUPAC। ठीक है, तो ये हो इसका सामान्य नाम और IUPAC नाम। ये क्या है, कीटनाशी है, क्या है, कीटनाशी है और प्रतिबंधित है। हाँ जी, इस पे बैन लगा हुआ है, क्यों है, क्योंकि ये क्या है, जैव अनिम्नीकृत है। ठीक है, इस कारण पे बैन लगा हुआ है और इसी कारण से क्या है, पॉपुलर है। ठीक है, ये हो गया अपने IUPAC नाम। फिर चलते हैं अगले टॉपिक में, जो अगला टॉपिक था अपना, हाँ जी, वो था हैलोजन यौगिकों में C अक्ष बंध की प्रकृति। हैलोजन यौगिकों में C अक्ष बंध की प्रकृति, जो अगला पॉइंट था अपना, ठीक है, वो क्या था, हैलोजन यौगिकों में C अक्ष बंध की प्रकृति। हाँ जी, ये अपना पॉइंट था अपना हैलोजन यौगिकों में C अक्ष बंध की प्रकृति। हाँ जी, बड़ा प्यारा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से नीट जेट और जीमेल में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को देखिएगा कि हैलोजन यौगिकों में क्या देखना, आपको C अक्ष बंध की प्रकृति को देखना है। ठीक है,
तो सबसे पहले बात करते हैं कि हैलोजन यौगिकों में हाँ जी जो CH है उसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, ध्रुवीय प्रकृति का है या अध्रुवीय प्रकृति का है। तो ये चेक करने वाले हैं। जैसे हम बात करें कि साहब जैसे हम लिखा ये कोई भी एल्किल हैलाइड है, इसमें क्या आ रहा है CH आ रहा है। हाँ जी चेक करें ये ध्रुवीय प्रकृति का है या नहीं है। तो ध्यान रखना है क्या है, हैलोजन यौगिकों में जो CH बंध की प्रकृति होती है वो पोलर नेचर होता है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है। क्यों होता है चेक कीजिएगा। जैसे हमने लिखा हाँ जी ये कार्बन और यहाँ पे लिखा X लिखा है। हाँ जी अब हैलोजन यौगिकों में CH बंध की प्रकृति मैंने दूरी बताई है। क्यों बताइए, क्योंकि हैलोजन परमाणु की विंता अधिक होने के कारण इस पर आंशिक नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। इसी कारण ये कौन सी प्रकृति का हो गया, ध्रुवीय प्रकृति का हो गया। हाँ जी तो इस पर कौन सा चार्ज आंशिक नेगेटिव और इसमें कौन सा आ गया आंशिक पॉजिटिव। तो कौन सा नेचर का हो गया, पोलर नेचर, पोलर नेचर। हाँ जी ध्रुवीय प्रकृति का, कौन सी प्रकृति का हो गया, ध्रुवीय प्रकृति का हो गया है, ध्रुवीय प्रकृति का। तो हैलोजन यौगिक में जो CH बंध की प्रकृति होती है वो हमेशा होती है ध्रुवीय प्रकृति होती है। कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आता है बोर्ड एग्जाम में, हैलोजन यौगिकों में CH बंध की प्रकृति को समझाइए। यदि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको क्या लिखना है कि हैलोजन यौगिकों में CH बंध ध्रुवीय प्रकृति का होता है। क्योंकि इनमें हैलोजन परमाणु की इनमें हैलोजन परमाणु की हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण हैलोजन पर आंशिक नेगेटिव चार्ज, हैलोजन पर आंशिक ऋणात्मक आवेश तथा कार्बन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। कार्बन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। ये हो गया साहब, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में किससे क्वेश्चन आता है कि हैलोजन यौगिकों में CH बंध की प्रकृति को समझाइए। तो आपको क्या लिखना है कि हैलोजन यौगिकों में CH जो बंध है वो ध्रुवीय प्रकृति का होता है, क्योंकि इस प्रकार के यौगिकों में हाँ जी हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक होती है, जिसके कारण से इसके ऊपर आंशिक नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, मतलब ये लाइन आपको नोट करनी है। क्या? क्योंकि इनमें हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता क्या होती है? अधिक होती है। हाँ जी, होने के कारण हैलोजन परमाणु पर क्या आ जाता है? आंशिक ऋणात्मक आवेश, और कार्बन पर कौन सा आवेश आ जाता है? आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। तो पोलर नेचर का हो गया, ऋणात्मक चार्ज और धनात्मक चार्ज उत्पन्न हो गया, जिससे माना जाता है ये पोलर नेचर का हो गया। और यदि 2 नंबर कहा जाए तो आपको साथ में एग्जाम्पल देना है, जैसे आपको 3 एग्जाम्पल बताने हैं मुख्य। एल्किल हैलाइड में आपको CH बंध की प्रकृति दर्शानी है। जो नंबर 2 था वो दर्शा दो वाइनिल हैलाइड में दर्शा दीजिएगा CH बंध की प्रकृति। और जो तीसरी है वो अपनी क्या थी? एरिल हैलाइड में CH बंध की प्रकृति को समझा दीजिएगा। तो ये अपना 2 नंबर का बन जाता है। यदि 1 नंबर का ही क्वेश्चन आए तो आपको यू करना है, यदि 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए उदाहरण सहित तो समझाइए तो आपको 3 एग्जाम्पल दे सकते हैं, 3 में 1 भी दे सकते हैं, तो भी 2 नंबर आपके बनने वाले। पहला कौन सा था? हाँ जी, पहला था अपना एल्किल हैलाइड में क्या दर्शाना था? CH बंध की प्रकृति को। वो नंबर जो 2 था वो था वाइनिल हैलाइड में दर्शाना था। और जो तीसरा था वो था एरिल हैलाइड में क्या दर्शाना आपको? हाँ जी, CH बंध की प्रकृति को दर्शाना था। तो ये हो गया है। अब इसके बाद में हम बात करें एग्जाम्पल की, तो सबसे पहले जो इसमें एग्जाम्पल लेते हैं CH बंध की प्रकृति को समझने के लिए, जो पहला एग्जाम्पल है वो लेते हैं हम एल्किल हैलाइड का। जो पहला एग्जाम्पल लेते हैं
वो लेते हैं एल्किल हैलाइड का। और यहाँ से हाँ जी 3-4 कंसेप्ट बनने वाले आपके जो हर कंपटीशन में आपको हाँ जी मिलने वाले हैं। हाँ जी जैसे देखिएगा जो फर्स्ट था अपना कौन सा एल्किल, फर्स्ट था एल्किल हैलाइड, जो फर्स्ट था अपना एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड में हम क्या पढ़ रहे थे, CH बंध की प्रकृति को, CH बंध की प्रकृति को पढ़ने वाले हैं। क्या था ये, तो एल्किल हैलाइड में CH बंध की प्रकृति को समझाना है। तो एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला क्या होता है RX, ये हो गया एल्किल और ये क्या हो गया अपना हैलाइड हो गया है। ठीक है, जो इसकी बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड लेंथ है क्या 1.77 एंगस्ट्रॉन है। कितनी है 1.77 एंगस्ट्रॉन है, अर्थात हम लिख सकते हैं क्या 177 पिकोमीटर। हाँ जी ये इसकी क्या होगी बॉन्ड लेंथ हो गई है। ठीक है, तो एल्किल हैलाइडों में जो CH बंध है वो दोहरे प्रकृति का होगा, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो जल्दी टूटेगा, टूटेगा तो प्लस और माइनस अर्थात आवेश बनने वाले हैं, इसलिए हो गया दोहरे प्रकृति का। अब हम देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, R को मेथिल मान लेता हूं तो क्या लिखा आपने CH3, और यहाँ पे X बराबर आप जानते ही हैं, X बराबर क्या होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हाँ जी ये जोड़ दीजिएगा तो फ्लोरीन ले लेते हैं। हाँ जी फिर नेक्स्ट बात करते हैं CH3Cl की, फिर नेक्स्ट बात करते हैं CH3Br की, फिर नेक्स्ट बात करते हैं CH3I की। हाँ जी अब इनमें क्या क्या देखेंगे आप, हाँ जी इनमें देखने वाले हैं बंध लंबाई, हाँ जी बंध ऊर्जा और द्विध्रुव आघूर्ण, अर्थात या फिर देख सकते हैं आप बंध वियोजन एंथैल्पी। तो यहां से 3 कंसेप्ट बनने वाले हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्या जो फर्स्ट था वो है बंध लंबाई से क्वेश्चन आता है, जो दूसरा आता है वो आता है क्या बंध ऊर्जा से, जिसका दूसरा नाम लिख सकते हैं हम क्या बंध वियोजन एंथैल्पी। बंध को तोड़ने में लगी ऊर्जा क्या कहलाएगी बंध वियोजन एंथैल्पी। और जो नेक्स्ट बनता अपना कौन सा बनता है द्विध्रुव आघूर्ण का मान, द्विध्रुव आघूर्ण का मान बनता है। ठीक है, यहां से तो 3 कंसेप्ट हैं, तो इनको देखने से पहले आपको 3 बातें याद रखनी है, देख लीजिएगा। कौन सी, जो फर्स्ट अपना कॉन्सेप्ट बनता है, ट्रिक बनती है, वो क्या है, यदि हाँ जी यदि परमाणु आकार बढ़ेगा, यदि परमाणु आकार बढ़ेगा, यदि परमाणु आकार बढ़ेगा तो हमेशा बंध लंबाई बढ़ती है, बंध लंबाई बढ़ती है। एक लाइन याद रख लीजिएगा, यहां से बनने वाला है क्वेश्चन। जो दूसरा था, अब ध्यान करना, यदि बंध लंबाई बढ़ेगी तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा, तो बंध ऊर्जा क्या होगी डिक्रीज। तो यहां पे दूसरा क्या हो गया, जो बंध लंबाई है या बंध ऊर्जा है, बंध ऊर्जा, बंध को तोड़ने में लगी ऊर्जा, हाँ जी वो क्या हो जाएगी बंध लंबाई के डेरिवेटिव हो जाएगी, बंध लंबाई के क्या हो जाएगी डेरिवेटिव हो जाएगी। हाँ जी दूसरा ये बन गया है। अब देखिएगा जो तीसरा है, ये भी लिख सकते हैं इसको, दूसरा क्या, हाँ जी बंध वियोजन, बंध वियोजन एंथैल्पी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बंध वियोजन एंथैल्पी हमेशा डेरिवेटिव होती है किसकी, बंध लंबाई के, बंध लंबाई के क्या होती है डेरिवेटिव होती है। तो सेम लाइन हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। हाँ जी जो नेक्स्ट था अपना वो क्या था, यदि विद्युत ऋणता बढ़ती है, क्या बढ़ती है विद्युत ऋणता बढ़ती है तो हमेशा द्विध्रुव आघूर्ण का मान बढ़ता है, द्विध्रुव आघूर्ण डायपोल मोमेंट का मान बढ़ता है, इंक्रीज होता है। तो यहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। क्या कहा हमने, यदि परमाणु आकार बढ़ता है तो हमेशा बंध लंबाई बढ़ती है, और परमाणु आकार जो आवर्तन की बात करें हम ऊपर से नीचे की ओर डिक्रीज, ये इंक्रीज होती है, बंध लंबाई हमेशा बढ़ती है। यदि हम ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो परमाणु का आकार बढ़ेगा, और परमाणु का आकार बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, और परमाणु त्रिज्या बढ़ गई तो आपकी बंध लंबाई भी बढ़ जाएगी। फिर नेक्स्ट है बंध ऊर्जा, बंध को तोड़ने में लगी ऊर्जा क्या कहलाएगी बंध ऊर्जा, बंध को तोड़ने में लगी ऊर्जा क्या कहलाएगी बंध ऊर्जा, और बंध ऊर्जा हमेशा बंध लंबाई की क्या होती है व्युत्क्रम होती है। हाँ जी
फिर नेक्स्ट है बंध वियोजन एंथैल्पी, मतलब बंध को तोड़ने में लगी ऊर्जा, ये क्या कहलाएगी? बंध वियोजन एंथैल्पी। एंथैल्पी मतलब ऊर्जा वियोजन मतलब तोड़ना, अलग करना, किसको? बंध को। यदि बंध को आप अलग कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो जो एनर्जी लगेगी, एंथैल्पी लगेगी, वो क्या लगेगी? बंध वियोजन एंथैल्पी। ये क्या होती है? बंध लंबाई की डेरिवेटिव होती है। फिर नेक्स्ट करें क्या बात है? विद्युतीनता बढ़ती है तो हमेशा द्विध्रुव गुण का मान बढ़ता है। हाँ जी, अब बात यहां करें थे परमाणु आकार बढ़ता है तो बंध लंबाई बढ़ती है। हाँ जी, अब बात करें बंध लंबाई की, ठीक है, तो ऊपर लिख देते हैं हम थोड़ा सा। सबसे पहले बात करते हैं इनकी। हाँ जी, जो इनकी बंध लंबाई है, बॉन्ड एनर्जी है, बंध लंबाई है, इनकी बात करें, ठीक है, तो इसकी कितनी होगी? 139 पिकोमीटर होगी, ठीक है। और इसकी बात करें जो बंध लंबाई की है, हाँ जी, वो होगी 178 पिकोमीटर होगी, पिकोमीटर होगी। जो इसकी बंध लंबाई है वो होगी 193 पिकोमीटर होगी, और जो इसकी बंध लंबाई है वो होगी 214 पिकोमीटर होगी। हाँ जी, ये होगी बंध लंबाई। अब कैसे? फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन, ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन है, तो बंध लंबाई हमेशा वर्ग में जाने पर क्या होती है? बढ़ती है। अर्थात ऊपर से नीचे की ओर चले तो परमाणु आकार बढ़ता जा रहा है, तो बंध लंबाई भी क्या होगी? आपकी बढ़ती जाएगी। जैसे एग्जांपल दे दिया, हाँ ये तो कांस्टेंट है, परमाणु आकार बढ़ रहा है, परमाणु आकार बढ़ेगा तो बंध लंबाई के मान भी बढ़ते जाते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, जैसे हम ऑर्डर बनाए, क्या अब पूछ लेंगे आपसे क्या कि बंध ऊर्जा का क्रम दीजिए, बंध ऊर्जा का सही क्रम दीजिए, तो बताएगा बंध ऊर्जा का सही क्रम। मैंने लिखा क्या? CH3F, फिर क्या लिखा? CH3Cl, फिर क्या लिखा? CH3Br, फिर क्या लिखा? CH3I। हाँ जी, इसमें हाँ जी बंध ऊर्जा का आपको क्या देना है? सही क्रम देना है। हाँ जी, बंध ऊर्जा, बंध को तोड़ने में लगी ऊर्जा, हाँ जी बंध को तोड़ने में लगी ऊर्जा। अब यहां से ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, क्योंकि इस बंध लंबाई क्या है? बहुत ही कम है, तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो बंध ऊर्जा का जो क्रम देखे वो यूं होगा, ये इसका क्या बन गया? क्रम। और ये क्रम है बंध लंबाई का, बंध लंबाई का क्रम, घटता क्रम, घटता क्रम है, ठीक है। कैसे? जैसे सपोज कीजिए, मान लिया आपके पास में ये एक चौक का छोटा टुकड़ा है, ठीक है, इसको तोड़े तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, यदि थोड़ा सा और बड़ा है तो कम एनर्जी भी टूट जाएगा, यदि चौक और भी बड़ी है तो आप इसको आसानी से तोड़ सकते हैं। तो जैसे जैसे बंध लंबाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आज बंध ऊर्जा के मान क्या होते जाएंगे? घटते जाएंगे। यदि बंध लंबाई कम है, ठीक है, बंध लंबाई कम है, जैसे मान लिया ये आपकी चौक है, इतनी बड़ी है, एक चौक इतनी बड़ी है, आज एक चौक इतनी बड़ी है और एक चौक इतनी बड़ी है। अब मैं पूछूं आपसे कि कौन सी चौक आसानी से टूटने वाली है, जल्दी कौन सी टूटेगी, ये पूछ रहा हूं। तो जो चौक सबसे बड़ी है आसानी से टूट जाएगी, ठीक है। ये चौक छोटी है, जैसे छोटा टुकड़ा है आसानी से नहीं टूटेगा, लेकिन चौक थोड़ी बड़ी है तो चौक आसानी से टूट जाएगी। तो जैसे जैसे बंध लंबाई बढ़ती जाएगी हमेशा बंध ऊर्जा के मान घटेंगे। अब मैं पूछूं इनमें से किस बंध को तोड़ने में ऊर्जा कम लगेगी, इनमें से किस बंध को तोड़ने में ऊर्जा कम लगेगी, तो इस चौक को आप आसानी से तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये निकाला हमने। हाँ जी, आकार बढ़ रहा था, बंध लंबाई बढ़ रही है, बंध लंबाई बढ़ेगी तो सबसे पहले कौन सा टूटेगा? ये वाला। तो इसकी बंध लंबाई बढ़ गई तो बंध ऊर्जा क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि इसको तोड़ेंगे ऊर्जा बहुत कम लगेगी, लेकिन ये वाला बॉन्ड नहीं टूटने वाला क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है? ज्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा ऑर्डर। फिर बात करते हैं, नेक्स्ट है कौन सा? बंध वियोजन एंथैल्पी। तो सेम क्रम हो जाएगा। ये अगला जो क्रम है वो कौन सा है? बंध ऊर्जा का। तो क्या बनेगा? CH3F, फिर क्या लिखेंगे? CH3Cl, फिर क्या लिखूं? CH3Br, फिर क्या लिखें? CH3I। हाँ जी, बंध ऊर्जा का क्रम देना है। तो ये जो बंध लंबाई का क्या है? ये घटता क्रम था, ठीक है। हाँ जी, फिर नेक्स्ट देखिए क्या? बंध ऊर्जा का क्रम। तो बंध ऊर्जा सबसे ज्यादा बंध ऊर्जा किसकी रहेगी? इसकी रहेगी। तो ये क्या हो गया? बंध ऊर्जा का घटता क्रम, बंध
ऊर्जा का घटता क्रम, बंद ऊर्जा का घटता क्रम हो गया। हाँ जी, और हम यदि इसको यूं कर दें, ऐसे कर दें, यूं कर दें, हाँ जी ये कर दें, तो इसका उल्टा हो जाएगा क्या? हाँ जी, ये लिख सकते हैं क्या? बंद लंबाई का बढ़ता क्रम। तो ये क्या बन जाएगा वापस अपना? बंद लंबाई का बढ़ता क्रम। यूं कर रहे हैं तो घटता क्रम, ठीक है, जैसे घट रहा है और ऐसे चल रहा है तो बंद लंबाई का बढ़ता क्रम हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं जो नेक्स्ट था, कौन सा? विद्युत ऋणता बढ़ते हैं तो द्विधा का मान बढ़ेगा। अब देखो यहाँ पे आपका एक अपवाद बनने वाला है, क्या? जैसे हमने लिखा CH3F, फिर क्या लिखा? चलो मैं ऊपर लिख देता हूं, ऊपर लिख देते हैं इसको। हाँ जी, ये था अपना क्या? CH3Cl, फिर क्या लिखा? CH3Br, फिर क्या लिखा? CH3I। हाँ जी, अब आप खुद बताएगा कि द्विधा का मान सबसे ज्यादा किसका होगा, और इसके अनुसार ये फर्द हम क्या? यदि विद्युतता बढ़ेगी हमेशा द्विधा का मान बढ़ता है। ठीक है, तो शायद आप यही करेंगे, शायद आप यही करेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा किसकी? फ्लोरीन की, इससे कम क्लोरीन की, इससे कम ब्रोमीन की, इससे कम आयोडीन की। तो ये क्रम अपना क्या हो गया? गलत हो गया है। यहां पे थोड़ा सा हल्का सा, हाँ जी, किसका द्विधा का मान ज्यादा हो जाता है? क्लोरीन का। हाँ जी, क्लोरीन का। तो जो इसका सही ऑर्डर है वो बनेगा क्या अपना? CH3Cl, फिर बनेगा CH3F, फिर क्या बनेगा? CH3Br, फिर क्या बनेगा? CH3I। हाँ जी, जो इसका द्विधा का मान था म्यू बराबर, हाँ जी, वो क्या था? 1.6, हाँ जी 1.686, या ये भी कर सकते हैं 1.86 कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात करें, जो इसका मान था वो था 1.84 और इसका मान था 1.83 था और इसका मान था 1.63 डे बाई था, डे बाई डी, डे बाई, ये इसका मान दे रखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ सकता है क्या? क्यों मेथिल क्लोराइड का द्विधा का मान मेथिल फ्लोराइड से ज्यादा होता है? या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते क्या मेथिल फ्लोराइड का द्विधा का मान मेथिल क्लोराइड से कम होता है? क्यों? हाँ जी, तो यहां पे देखिएगा बात ये कर रहे थे किसकी, कि CH3F की विद्युतता सबसे ज्यादा है तो हमेशा द्विधा का मान बढ़ना चाहिए था, लेकिन ज्यादा किसका हो गया? CH3Cl का ज्यादा हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि इसमें एक फैक्टर और काम कर रहा है, कौन सा? बंद लंबाई का। हाँ जी, ये आसानी से नहीं टूटेगा क्योंकि इसकी बंद ऊर्जा क्या होती है? ज्यादा, तो जल्दी पहले ये टूटेगा तो जल्दी टूटेगा, तो किसका मान बढ़ जाता है? द्विधा का। तो क्या लिख सकते हैं? हाँ जी, बंद लंबाई बढ़ जाती है, बंद लंबाई बढ़ जाती है। फिर आप ये सोचने लग गए होंगे क्या कि साहब फिर तो मेथिल आयोडाइड का द्विधा का मान सबसे ज्यादा होना चाहिए था। बात सही है, लेकिन जो आयोडीन है इसकी विद्युतता क्या हो जाती है? कम, तो विद्युतता घट जाएगी, विद्युतता घट जाएगी तो द्विधा का मान भी क्या हो जाता है? घट जाता है। तो दो फैक्टर निकल गए क्या? पहला था यदि विद्युत ऋणता बढ़ेगी तो द्विधा का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा द्विधा का मान किसका होना चाहिए था? फ्लोरीन का। ये कम हो गया, क्यों? क्योंकि जो दूसरा फैक्टर आ रहा था वो क्या था? बंद लंबाई बढ़ जाती है किसकी? क्लोरीन की। इसकी विद्युतता भी अच्छी है और बंद लंबाई भी क्या है? ज्यादा है, तो आसानी से क्या हो जाएगा? बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। हाँ जी, इसका भी आसानी से बॉन्ड ब्रेक होता है मेथिल आयोडाइड का, लेकिन आयोडीन की विद्युतता क्या हो जाती है? कम, और आयोडीन की विद्युतता कम हो जाएगी तो द्विधा का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो यहां से क्वेश्चन आता रहता है कंपटीशन में, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं हम। हाँ जी, नंबर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। CH बंध की प्रकृति पढ़ रहे थे हम, तो CH बंध की प्रकृति में लेते हैं साहब क्या? वाइनिल हेलाइड लेते हैं। क्या लेंगे? वाइनिल हेलाइड, वाइनिल हेलाइड लेते हैं।
और वाइनिल हेलाइड को पढ़ते हैं, अर्थात वाइनिल हेलाइड में CX बंध की प्रकृति को पढ़ता है। तो जो दूसरा अपना एग्जाम्पल था वो क्या था, वो था वाइनिल हेलाइड, वाइनिल हेलाइड। और वाइनिल हेलाइड का जो फॉर्मूला था वो क्या था, CH2 डबल बॉन्ड CH और क्या लिखूं X, ठीक है। ये हो गया CX, और CX वाले बॉन्ड की जो बंध लंबाई है वो कितनी है, 1.69 एंगस्ट्रॉन है, अर्थात कितनी है, 169 पिकोमीटर है। हाँ जी, अब देखिए इसकी बंध लंबाई क्यों कम हो गई, ये चेक करते हैं। इसकी बंध लंबाई कम हो गई एल्किल हैलाइड की तुलना में, क्योंकि इसमें अनुनाद होगा और अनुनाद के दौरान आंशिक द्विबंध का लक्षण उत्पन्न हो जाता है, और जिसमें द्विबंध आ गए, ठीक है, तो बंध ऊर्जा तो बढ़ जाएगी और बंध लंबाई हमेशा घट जाती है। तो हम लिखें, जैसे इसको समझना चाहें तो क्या लिखें, हाँ जी, CH2 डबल बॉन्ड CH और क्या लिखूं X, हेलोजन है, सतरे वर्ग का है, तो इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाने में भाग ले रहा है, तो ये हो गए। अब हमेशा ध्यान रखना, जो रेजोनेंस में क्या होता है कि लोन पेयर हमेशा पाइबंद की तरफ गमन करता है, अर्थात ये पाइबंद इधर नहीं जाएगा, ये लोन पेयर इधर आएगा पाइबंद की तरफ। तो ये लोन पेयर यदि यहाँ पे डबल बॉन्ड बना ले तो इस कार्बन की संयोजकता 5 हो जाती है, और 5 हो नहीं सकती, तो इसको इधर क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो। अब इससे जो स्ट्रक्चर बनेगी, अनुनादी संरचना बनेगी, वो यूं बनेगी, ये कार्बन इसको ग्रहण कर रहा है पाई इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे CH2 नेगेटिव चार्ज, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर क्या लिखा आपने, हाँ जी, CH, यहां पे क्या आ गया, द्विबंध आ गया, यहां पे क्या आ गया X, और इस पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया है। हाँ जी, अब इसे जो अगली संरचना बने, यदि ये दोनों इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाते हैं तो कार्बन की संयोजकता 5 हो जाती है, और इससे पहले ये क्या है, ग्रहण कर लेगा, क्योंकि इसके पास में क्या रही कमी, ये वापस ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएंगे, और ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, तो ये वाली स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है। ये हो गई इसकी अनुनादी संरचना, ये संरचना फर्स्ट और ये संरचना सेकंड। अब बनाए आप यदि अनुनाद संकरण, अनुनाद संकर, तो कैसे बनाएंगे, देखिएगा CH2, हाँ जी, CH, फिर क्या लिखा आपने X, यहाँ पे कौन सा चार्ज आता, तो आंशिक कर दीजिएगा पॉजिटिव चार्ज, और आंशिक द्विबंध बना लीजिएगा इधर, हाँ जी, और यहाँ भी आंशिक द्विबंध का निर्माण कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे चार्ज आया था आंशिक नेगेटिव, तो ये तो क्या हो गया, हाँ जी, अनुनाद या अनुनादी संकर, अनुनादी संकर। और दोनों स्ट्रक्चर जो हैं वो अपनी बनने वाली कौन सी है, अनुनादी संरचनाएं, अनुनादी संरचनाएं, संरचनाएं ये बनने वाली है, क्या बनने वाली है, अनुनादी संरचनाएं। हाँ जी, अब देखिएगा, हाँ जी, इसकी जो पोलर नेचर प्रकृति है वो एल्किल क्लोराइड की तुलना में कम है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा जो एल्किल हेलाइड है, हाँ जी, उनमें तो बंध लंबाई कितनी थी, 1.77 एंगस्ट्रॉन, लेकिन साहब जो वाइनिल हेलाइड है, कौन, वाइनिल हेलाइड है, हाँ जी, उनमें बंध लंबाई कितनी है, 1.69, हाँ जी, 1.69 एंगस्ट्रॉन है। हाँ जी, अब देखिए बंध लंबाई घटेगी तो दूरी प्रकृति भी कम हो जाएगी, ठीक है। अब बात करें थे हम नेक्स्ट, जो तीसरा था अपना, या इसमें क्वेश्चन बन सकता है क्या कि वाइनिल हेलाइड में CX बंध की प्रकृति को समझाइए, तो आपको लिखना है वाइनिल हेलाइड में जो CX बंध है वो एल्किल हेलाइड की तुलना में कम दूरी होता है, अर्थात इसकी जो बंध लंबाई होती है वो क्या होगी, कम होगी, तो बॉन्ड ब्रेक आसानी से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस के दौरान आंशिक द्विबंध के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, क्या हो जाएंगे, द्विबंध के लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। तो यहां पे लिख सकते हैं क्योंकि इसमें, हाँ जी, क्योंकि इसमें अनुनाद के दौरान, क्योंकि इसमें अनुनाद के दौरान आंशिक द्विबंध के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, आंशिक द्विबंध के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, ये इसका क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको बता लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं।
अब जो अपना तीसरा था वो था एरिल हेलाइड। जो तीसरा था वो था एरिल हेलाइड। अब एरिल हेलाइड में सी एक्स बंध की प्रकृति को हम समझने वाले हैं। एरिल हेलाइड में सी एक्स बंध की प्रकृति वो होगी यूं, सी एक्स बंध की प्रकृति। एरिल हेलाइड में सी एक्स जो बंध की प्रकृति है, हाँ जी, उसको समझने वाले हैं। हाँ जी, तो तीसरा जो एग्जाम्पल था वो था क्या था, एरिल हेलाइड। एरिल हेलाइड क्या देख रहे हैं आप, सी एक्स बंध की प्रकृति पढ़ रहे थे आप, सी एक्स बंध की प्रकृति। तो तीसरा एग्जाम्पल है हमने इसका क्या, एरिल हेलाइड। एरिल हेलाइड में क्या देख रहे हैं आप, सी एक्स बंध की प्रकृति देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एरिल हेलाइड का फॉर्मूला लिख लीजिएगा। हाँ जी, ये हो गया एरिल हेलाइड, ठीक है। और इस एरिल हेलाइड में इस बंध की जो लंबाई है वो है 1.60 एंगस्ट्रॉन अतः 160 पिकोमीटर है, 160 पिकोमीटर है। अर्थात ये बंध भी आसानी से नहीं टूटेगा क्योंकि इसकी बंध लंबाई क्या होगी, कम हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब रिएक्शन भी धीरे देगा, रिएक्शन भी क्या देगा, धीरे देगा, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें अनुनाद के दौरान, क्योंकि इसमें अनुनाद के दौरान, हाँ जी, अनुनाद के दौरान सी एक्स के मध्य आंशिक द्विबंध के लक्षण, उत्पन्न हो जाते हैं, आंशिक द्विबंध के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे हम अनुनाद द्वारा निम्न प्रकार समझ सकते हैं। हाँ जी, अब देखिएगा, कोशिश करते हैं। हाँ जी, जो एरिल हेलाइड में जो सी एक्स बंध की जो प्रकृति है, ठीक है, वो कैसे है, पोलर नेचर है या नहीं है। तो जो दूरी प्रकृति उसकी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, डिक्रीज हो गई है, आसानी से रिएक्शन भी नहीं देने वाला है, ठीक है। जिसको हम पढ़ेंगे किसके द्वारा, अनुनाद के द्वारा, ठीक है। तो पूछ ले जाए इसकी बंध दूरी कम होती है, अर्थात ये नाभिक किसी ने प्रतिस्थापन बीरा भी कम देता है, क्यों देता है, यहां से भी क्वेश्चन बनने वाला है। क्योंकि इसमें अनुनाद के दौरान सी एक्स के मध्य आंशिक द्विबंध उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, जिन्हें हम अनुनाद के द्वारा निम्न प्रकार समझ सकते हैं। यहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बनने वाला है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम अनुनाद को समझने वाले हैं, अनुनाद, और ये हो गया हैलोजन। अब हैलोजन 17 वर्ग का तत्व है, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बंध में भाग ले चुका है। अब देखिएगा, ये लोन पेयर यदि यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाए तो कार्बन की संयोजकता ज्यादा हो जाएगी। इससे पहले ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्थानांतरित हो जाएगा, अर्थात ये कार्बन इसको क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और ये दे रहा है तो हैलोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हाँ जी, अब नेक्स्ट है, कैसे लिखेंगे, ये लोन पेयर यहाँ रहा है तो डबल बॉन्ड आ गया, ये एक्स दे रहा है तो एक्स पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। हाँ जी, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो इसको ऐसे सगे से उतार दीजिएगा, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, और ये आ गया अपना लोन पेयर आ गया है। फिर नेक्स्ट बात करें, हाँ जी, अब इस बेंजीन वाले के ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो गई, ये पागल हो रहा है, ये आगे जाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो इसको उठाकर यदि यहाँ पे डबल बॉन्ड